बंधु नमस्कार। मैं नीरज नयन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर पुनः आज मुजफ्फरपुर के 3 मशहूर डॉक्टरों के साथ एक परिचर्चा को लेकर आया हूं। कहा जाता है डॉक्टर धरती पर भगवान के रूप होते हैं और यह साबित हो गया है कि डॉक्टर वास्तव में धरती पर भगवान के रूप हैं। इस कोरोना काल में जिस तत्परता के साथ, जिस लगन के साथ उन्होंने काम किया है, लोगों में नया जीवन भर दिया है। आइए आपको मैं मिलवाता हूं मुजफ्फरपुर के ऐसे 3 भगवान से जिन्होंने इस क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर शहर के सुविख्यात डॉक्टर आरोही। डॉक्टर आरोही, मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। व्यक्ति धन्यवाद। जब अपने आप को हवन कर संकल्पित होता है कि समाज को हमें कुछ देना है और कुछ देता है, अवदान देता है, तो ऐसे व्यक्ति का ही नाम आरोही होता है। दूसरे मेहमान हमारे डॉक्टर चंदन हैं, जिनकी सुरभि आज मुजफ्फरपुर में चारों तरफ बिखर रही है। डॉक्टर चंदन ख्याति लब्ध डॉक्टर हैं। और हमारे तीसरे मेहमान डॉक्टर हैं डॉक्टर अतुल। अतुल का मतलब असीम होता है और आप में असीम संभावना है। आज कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टरों ने समाज के लिए अपना अवदान दिया है, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और आज कोरोना से हम कैसे बचें, कैसे उससे हम निजात पाए, इस विषय पर जिस कोरोना को काफी नजदीक से डॉक्टर आरोही ने देखा है, वो देखते देखते संक्रमित भी हुए और स्वस्थ भी हुए। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और डॉक्टर आरोही से जानना चाहते हैं कि आप कोरोना को किस रूप में देखते हैं। जी, दरअसल कोरोना इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह होता है। केवल इसमें परेशानी यह है कि इसकी इन्फेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल, प्रॉपर हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार जनरली संक्रमित होने के बाद लोगों में 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों को अराउंड 5 to 10% लोगों को सीरियस सिम्टम्स होते हैं, जो कि खांसी, सांस फूलना, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होना और इन वर्स्ट केस डेथ तक हो सकता है। लेकिन रेट ऑफ डेथ इज नॉट वेरी हाई, ये लगभग 2% के आसपास है। तो अगर आपको सिम्टम्स हो, खांसी, सांस फूलना और फीवर, शरीर में दर्द, देह हाथ टूटना, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, फिर जांच कराएं कोरोना का। और कोरोना के बाद फर्दर कुछ टेस्ट जैसे छाती का एक्सरे, सीटी स्कैन और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो कराने की जरूरत होती है, ये देखने के लिए कि डिजीज की सीवियरिटी कितनी है, उसका जो बीमारी है वो किस स्टेज में है। और सीवियर डिजीज में पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत होती है। कुछ दवाएं इंजेक्टेबल फॉर्म में चलती हैं। अगर माइल्ड डिजीज है तो जनरली ओरल ट्रीटमेंट से काम हो जाता है। तो इस हिसाब से ही आगे प्रोसीड करना चाहिए। फिर मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर चंदन से पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना ने अपने स्वभाव बदले हैं? शुरू के काल में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा था, आज क्या वैसी ही स्थिति में इसका स्वभाव है, इसका चरित्र वैसा ही है या कुछ बदला है इस वायरस का चरित्र? इसका संक्रमण दर, जो इन्फेक्टिविटी रेट है, वो चेंज नहीं हुआ। इन्फेक्शन का रेट अभी भी वही है, उससे ज्यादा ही है। कह सकते हैं कि जांच का दायरा बढ़ा है सरकार के द्वारा या प्राइवेट लैब में अब जांच होने लगा है, तो उसके कारण नंबर ऑफ पेशेंट्स ज्यादा मिलने लगे हैं। लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस में अभी देख रहा हूँ कि जो पहले जितना सीवियर पेशेंट होते थे, वैसे सीवियरिटी अब नहीं हो रही है। मतलब थोड़ा सा सीवियरिटी, इसका मतलब मारक क्षमता बोल सकते हैं, वायरुलेंस बोल सकते हैं, कम है। उसका 2 रीजन हो सकता है। पहला कि पहले कोरोना को लेकर एक डिनायल मोड होता था कि नहीं, हमको कोरोना नहीं हो सकता है, सर्दी खांसी है। तो कुछ लोग अब डर के भी कोरोना का जांच कराने लगे हैं और जल्दी पता चलने लगा है बीमारी का, जो कि सीवियर होने के पहले का मतलब
पेशेंट को पता चल जा रहा है कि इन्फेक्शन है और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और केयर में रहता है। दूसरा कि जो ये तो डिनायल मोड है। दूसरा है कि जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है, जो जांच का दायरा है, इलाज का दायरा है, वो सब कुछ बढ़ा है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इन्वॉल्व किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी अब इनका इलाज कर रहे हैं। तो उसके कारण से भी जो सीवियर सिम्टम होते थे या सीवियर पेशेंट प्रोग्रेस कर जाता था माइल्ड से मॉडरेट फिर सीवियर में, वो चीज कमा है। एक ये हो सकता है। दूसरा कारण ये भी जो इसका सीवियर डिजीज आने नहीं आने का कारण है कि हो सकता है कि वायरस में कुछ म्यूटेशन हुआ, क्योंकि टाइम टाइम पे वायरस के अंदर म्यूटेशन होता रहता है। तो जो अपने स्टेट में वायरस है उसके अंदर कुछ वायलेंस कमा हो म्यूटेशन के द्वारा, तो इसके कारण भी वो पहले जितना सीवियर डिजीज कॉज करता था शायद अब नहीं कर रहा। ये दो कारण हो सकता है जिसके कारण की सीवियरिटी कमा है डिजीज का, लेकिन इन्फेक्टिविटी अभी भी ज्यादा है और इवन पहले से ज्यादा पता चल रहा है जांच का दायरा बढ़ने से। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अतुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर अतुल अतुल अब मेरी आवाज सुन रहे होंगे? डॉक्टर अतुल अब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? शायद किन्हीं कारणों से उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर साहब, आरोही सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल एक नई चीज देखने को आ रही है। जो लोग संक्रमण से ठीक हो जा रहे हैं, ठीक होने के बाद उनकी मृत्यु हो रही है। आज अखबारों में ये खबर भी है और इसकी जांच कमेटी में आपको सदस्य भी बनाया गया है। क्या कुछ ऐसा हो रहा है? संक्रमण ठीक होने के बाद भी आदमी की एक मौत हो जाना, ये कौन सी नई प्रक्रिया इस कोरोना में आ गई है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ आपकी रही आवाज आ रही। जी। दरअसल कोविड का संक्रमण तो खत्म हो जा रहा है 2 हफ्ते में या एटमोस्ट इन 3 वीक्स टाइम। जनरली 10 to 15 डेज में कोविड का संक्रमण खत्म हो जा रहा है। बट स्टॉर्म बोलते हैं, शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपका शरीर ही कुछ ऐसा पार्टिकल बनाने लगता है जो आपके शरीर के अगेंस्ट काम करता है। दे आर नोन एज प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को वो बढ़ा देता है। तो कोविड का संक्रमण खत्म हो जा रहा है, बट वो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन के वजह से साइटोकाइन स्टॉर्म होता है जो कि ऑर्गन डैमेज कर रहा है। जैसे कोविड खत्म हो गया बट लंग इंजरी जो है वो प्रोग्रेसिव बढ़ते जा रही है और इस वजह से पेशेंट्स का डेथ हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। आज भी हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ का निधन उनको आ गया, बट साइटोकाइन इंजरी असिस्ट कर रही थी और उसके वजह से आज ही उनकी मृत्यु हुई है, मुझे पता चला है। तो ऐसा ये चीज हो रहा है। कोविड खत्म होने के बावजूद भी कोविड के कारण जो साइटोकाइन शरीर कोविड इन्फेक्शन की वजह से जो शरीर आपके कुछ चीजें ऐसी बना रहा है जो कि आपके शरीर के अगेंस्ट ही काम करता है। तो इस वजह से लेट स्टेज में भी लोगों की मृत्यु हो रही है। डॉक्टर चंदन, डॉक्टर साहब बताए कि कोविड के बाद भी शरीर में कुछ कमी रहती है जिसके कारण ये हो रहा है। तो जी जी संक्रमण के बाद क्या हम ये करें कि हम सुरक्षित रह पाए? नहीं, देखिए उसके लिए ना अब रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। एक्चुअली अच्छा। अभी बहुत सारा केसेस है जिनका कि कोविड निगेटिव हो चुका है, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन जो ग्रेजुअल सीटी स्कैन 1 वीक 2 वीक के बाद आ रहा है उसमें जो लंग में चेंजेज आता है वो या तो सेम है पहले जैसा या फिर बढ़ रहा है या थोड़ा बहुत घट रहा है। जो नॉर्मल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है वैसा। तो इसमें रेगुलर फॉलोअप जरूरी है, जिसमें कि जो जैसा कि आरोही सर ने बताया कि इंफ्लेमेटरी मार्कर होता है वो, तो उसका भी मेजरमेंट, जो सीआरपी लेवल होता है उसका भी मेजरमेंट, या जो शरीर के अंदर और भी जो
मार्कर हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी मार्कर हैं, उन सब का जो एक सीरियल मेजरमेंट होते रहना चाहिए ताकि वो निगेटिव जब तक नहीं आते हैं। दूसरा है कि वो रेडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन के लिए कि वो आगे नहीं बढ़े, उसका एक सीरीज में होना चाहिए, फॉलो अप होना चाहिए। इनसे पता चलता रहेगा, क्योंकि इसमें तो एक बार निगेटिव हो जाने के बाद तो लोग खुश हो जाते हैं कि कोरोना मुक्त हो गया, लेकिन सिक्वेली जो डिजीज का सिक्वेली जो बोलते हैं वो होता है उसमें, और उसके कारण से लंग में प्रॉब्लम और जो ब्लड का इम्यून रिस्पांस है उसमें प्रॉब्लम आता है, और उसके कारण से मृत्यु भी होती है। बाद में एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम, सब सांस का प्रॉब्लम आ सकता है, इस तरीके का भी हो रहा है। मतलब पोस्ट कोविड भी हमें जांच करवाते रहनी चाहिए। हाँ, कुछ डॉक्टर अतुल, चीजों का जांच करवाते रहना चाहिए, और उसमें डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप में कुछ दिन तक एटलीस्ट रहना चाहिए। जी डॉक्टर अब्दुल, आप ये बताएं कि कोरोना मरीजों को किस तरह का आहार लेना चाहिए। डॉक्टर अतुल हमसे फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा, सर आरोही सर, आप बताएं कोरोना मरीजों को किस तरह का आहार लेना आवश्यक है। देखिए, थोड़ा इसमें एक्चुअली कोविड पेशेंट्स में, कोरोना के पेशेंट्स में जो एसिम्टोमेटिक हैं उन्हें तो अपना नॉर्मल डाइट रखना चाहिए, बट जो जिनको जैसे सिम्टम्स होता है रिलेटेड टू चेस्ट, लंग वाली परेशानी जो भी जिनको, तो चूंकि एक ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो इसमें थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा खाने में थोड़ी अधिक रहे तो बेहतर है। एवं कोविड के ट्रीटमेंट में एक्चुअली सीरियस पेशेंट्स में, कोविड के सीरियस पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, जिसके कारण से टेम्पोररीली आपका शुगर लेवल्स बढ़ सकता है। तो स्पेशली फॉर डायबिटिक्स, डायबिटीज के पेशेंट्स में जो पहले से डायबिटिक हैं, चूंकि उनको स्टेरॉइड चलाना जरूरी है सीरियस इलनेस में, सीरियस डिजीज में, तो उसमें शुगर लेवल्स ज़्यादा बढ़ता है, और अकॉर्डिंगली कुछ दिनों के लिए पेशेंट्स को इंसुलिन के ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, ओरल ड्रग्स को बंद करके। तो खाने पे भी उस समय नियंत्रण थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, एवं फ्लूइड्स का इंटेक, मतलब तरल पदार्थ का इंटेक, वाटर का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। डॉक्टर अतुल, बार बार आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर अतुल, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? शायद वो हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं। चंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोविड जिस तरह से चरमोत्कर्ष पर गया था, क्या आज के समय में इसका हम डाउनफॉल मान सकते हैं? पहले से कमी आई है संक्रमण में या यथावत है? ये एपिडेमियोलॉजिकल डाटा जो अभी आ रहा है उसमें पैंडेमिक फेज का जो क्लास होता है, तो अभी हम लोग पोस्ट पैंडेमिक में जा रहे हैं। मतलब कि जो पोस्ट पीक में, पोस्ट पैंडेमिक नहीं, पोस्ट पीक, मतलब एक पीक होने के बाद जो धीरे धीरे प्लेटू होता है, फिर धीरे धीरे डाउन होता है, और फिर पोस्ट पैंडेमिक फेज आता है। तो अभी हम लोग पोस्ट पीक फेज में, इंडिया और बिहार का भी ऐसा है। इंडिया के कुछ स्टेट्स जो हैं वो अभी भी पीक पे हैं, लेकिन बिहार का जो अभी तक चल रहा है कि वो पोस्ट पीक फेज है, वो हम लोग का अब शुरू हो गया है बिहार में। मतलब कि पीक रिकवरी रेट और इन्फेक्टिविटी रेट, डेथ रेट, इन सब का जो परसेंटेज होता है उसके आधार पे फेज का क्लासिफिकेशन होता है, और उसमें जब रिकवरी रेट बढ़ने लगे इन्फेक्टिविटी रेट से, तो उसको हम लोग पोस्ट पीक फेज बोलते हैं। तो अभी हम लोग का स्टेट में वैसा ही है, ये पोस्ट पीक फेज में हम लोग जा रहे हैं, और इसके बाद ये पोस्ट पैंडेमिक फेज में जाएंगे, जब कि ये सीजनल रूप से, जैसे डेंगू एक बार आ गया तो अब सीजनल उसका इन्फेक्शन होता है, सीजनल लोग बीमार होते हैं, वैसे उस फेज में जाना है इसके बाद। तो कमी तो आ रही है इसमें, कोरोना के संकट। कमी आ रही है।
आरोही सर से मैं जानना चाहूंगा, वैक्सीनेशन को लेकर अपने देश में अभी तक क्या प्रयास हुए हैं? जहां रूस ने वैक्सीन बना लिया है, क्या भारत में इस तरह की कोई चर्चा है? कब तक वैक्सीन आ जाएगा? आप लोगों के बीच कैसी चर्चा है? डॉक्टरों के बीच कैसी चर्चा है? कैसी जानकारी है आप लोगों के पास? आरोही सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर चंदन जी, आप बताएं। जी बोला जा, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, मैंने प्रश्न किया था कि रूस ने वैक्सीन बना लिया, भारत में क्या संभावना है? कब तक वैक्सीन आएगा? आप लोगों के महकमे में, डॉक्टर समाज में किस तरह की चर्चा है? जी ये दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आ जाना चाहिए। अभी जो उसका फेज 3 ट्रायल है उसमें हम लोग का जो इंडिया का जो भारत सीरम है और एक दो और कंपनियां हैं, उनका फेज 3 ट्रायल में चल रहा है वैक्सीन। तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए वैक्सीन। बड़ी अच्छी बात है, दिसंबर तक आप संभावना जता रहे हैं कि वैक्सीन भारत में आ जाएगा, भारत वैक्सीन बना लेगा। डॉक्टर आरोही, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? सर, मेरी आवाज जी, सुन रहे आवाज हैं आ रही आप? है आपकी। हाँ, जी आ ये रही है सवाल आपकी मैंने आवाज। आपसे किया था, आप नहीं सुन पा रहे थे, फिर मुझे चंदन जी से जवाब लेना पड़ा। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना है, ये कहां से जनित है? कुछ लोगों ने कहा कि यह वायरस चीन से आया, कुछ लोगों ने कहा प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ किया, इस कारण ऐसा हुआ। तो ये कहां से जन्म लेता है, इसकी चर्चा आज तक नहीं हो पा रही है। हम वहां ही इसको रोक दें, क्या लगता है? डेंगू के बारे में हम जानते हैं कि मच्छर से होता है, मलेरिया के बारे में दरअसल जानते हैं। जी, बताया जाए। एक्चुअली डेंगू भी एक वायरस है, दैट्स आर्बो वायरस। डेंगू खुद एक जी हाँ। वायरस है जो कि आर्बो वायरस है, जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। उसी तरह अच्छा। ये कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। कोरोना वायरस पहले से बहुत सालों से है। कोरोना वायरस एक फैमिली है वायरस की, जो पहले से है। बट जो ये कोविड-19 वायरस है, ये उसी कोरोना वायरस के जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुआ है। एक नया कोरोना वायरस है जो पहले से प्रेजेंट कोरोना वायरस जितने तरह के थे उससे अलग है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या ये प्राकृतिक है या इज इट मैन मेड, इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और अभी तक तो स्पेकुलेशंस हैं कि ये चाइना के वुहान के लेबोरेटरी में इट्स अ मैन मेड वायरस, इट्स नॉट नेचुरल, इट्स आर्टिफिशियल वायरस। ये अभी तक स्पेकुलेशंस है, बट 100% कंफर्मेशन के साथ तो अभी तक ये बात नहीं कोई कह सकता कि इज इट मैन मेड और इज इट नेचुरल। बट अभी तक का जो स्पेकुलेशंस लोगों का है वो यही है कि कोविड-19 वायरस जो एक कोरोना वायरस के फैमिली का एक वायरस है, दिस इज आर्टिफिशियल एंड मोस्ट लाइकली दिस हैज इमर्ज फ्रॉम चाइना। चाइना के वुहान के लेबोरेटरी से जेनेटिक इंजीनियरिंग करके पैदा हुआ एक वायरस है। बट ये एक स्पेकुलेशन है, ये लोगों की एक मान्यता है। इस पे 100% प्रूफ तो सिर्फ भगवान ही जानता है। और जहां तक इसके डॉक्टर फैलने की अतुल बात है, जी, जहां तक इसके फैलने की बात है, जैसे डेंगू एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है, वैसे कोरोना वायरस इनिशियली जब ये आया था तो चाइना वालों ने और WHO ने भी कहा था ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता। बट लेटर ऑन जैसे पता चला कि इसकी इन्फेक्टिविटी काफी ज्यादा है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान को जनरली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स फैलता है। और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा ही एक दूसरे में फैलता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अतुल, आवाज मेरी सुन रहे हैं आप? डॉक्टर अतुल, शायद अब भी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। बड़ी अच्छी जानकारी आप लोगों से मिल रही है। डॉक्टर चंदन, मुजफ्फरपुर के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे एक डॉक्टर की हैसियत से? इस कोरोना से बचाव के लिए उन्हें क्या क्या मुख्य रूप से करना चाहिए? जी जी, दो तीन चीज जो शुरू से ही कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग
मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, जो कि लोग अब कुछ दिनों पहले से देख रहा हूँ, 1-2 सप्ताह से लोग का कैजुअल होने लगे हैं। मतलब कि अब कोरोना जा रहा है तो नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। ये इसका पीक भी आता है, मतलब सेकेंड पीक भी आता है। ऐसी बात नहीं है कि अभी घट रहा है तो फिर दोबारा बढ़ नहीं सकता है, हो सकता है इसका एक सेकेंड पीक है। इसीलिए हम लोगों को अभी भी जागरूक रहने की जरूरत है। जो भी नॉर्म्स है, जो भी एसओपी है, मतलब कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, डाइट में इम्यूनिटी बूस्टर्स, विटामिन सी, जिंक, ये सब लीजिए। तो ये सब चीज जैसा पहले हम लोग कर रहे थे, जब जब केसेस कम थे और हम लोग डरे हुए थे, और अब जब केसेस ज्यादा हो गए हैं उसके बाद से डर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है कि इसका फिर दोबारा नहीं हो सकता है, इसका दोबारा पीक भी आ सकता है। तो उससे बचाव के लिए अभी भी हम लोगों को उतना ही जागरूक रहने की जरूरत है, उतनी ही सावधानी बरतने की जरूरत है। और जो पहले जैसे हम लोग जितने सिंसियर रूप से कर रहे थे, वैसे हम लोग को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग रखने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, सैनिटाइजेशन प्रॉपर करने की जरूरत है। किस तरह का मास्क लगाना चाहिए? मास्क लगाने के समय पहले बोला गया कि कुछ विशेष तरह के मास्क लगाने हैं, फिर उसको कहा गया कि नहीं, ये मास्क ठीक नहीं है। तो आप लोग किस तरह का मास्क लगाने की राय देते हैं? देखिए, अभी तक जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो N95 मास्क है। लेकिन हाँ, लेकिन कोई भी सर्जिकल मास्क भी इससे प्रिवेंट कर सकता है। जो 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क है, उस अब तो कई नए तरह के मास्क आने लगे हैं, लेकिन जो 3 लेयर्ड सर्जिकल मास्क है, सिंपल मास्क, वो भी इससे बचाव कर सकता है। और N95 तो बेहतर है ही इसके हिसाब से। आरोही सर, गांव ज्यादा सुरक्षित दिख रहा है, शहर में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। क्या इस तरह का मामला आपको लगता है कि गांव कोरोना से सुरक्षित है, शहर में ज्यादा संक्रमण है? क्या कारण हो सकता है? भाई जी, डॉक्टर साहब, आवाज सुन पा रहे हैं? आरोही सर, आरोही सर, आवाज सुन पा रहे हैं? अतुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आ रहा है आवाज। अतुल जी, ये बताएं कि गांव ज्यादा सुरक्षित दिख रहा है ताकत संक्रमण क्या से, है भैया? शहर में संक्रमण की संख्या अधिक है, ऐसा है क्या? हाँ, ये बात तो अभी के समय सही है कि गांव बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। शहर में क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो गांव में आसानी से हो जाता है। इस मामले में शहर जो है वो गांव से थोड़ा पीछे है। डॉक्टर साहब, आरोही सर जुड़ गए हैं। आरोही सर, गांव ज्यादा सुरक्षित दिख रहा है, शहर में संक्रमण ज्यादा है, क्या यह शोध का विषय हो सकता है? गांव ज्यादा सुरक्षित है, शहर में संक्रमण ज्यादा है, जो जितने बड़े शहर हैं, संक्रमण की संख्या वहां अधिक देखी जा रही है। चंदन जी, आप बताएं, वहां तक जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, क्या पूछा गया था जरा? मैं बोल गांव रहा के था कि बारे। गांव में संक्रमण कम देखे गए, शहर में अधिक देखे जी गए। जी जी क्या जी। यह शोध का इस, विषय हो सकता है? गांव सुरक्षित है, शहर हाँ, संक्रमित है? जी जी, इसके 2-3 कारण जो मुख्यतः लगते हैं। पहला कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है। हम लोग का शहर का डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो काफी अधिक है गांव की अपेक्षा। गांव में जो पॉपुलेशन है डिस्पर्स्ड है, पूरे लंबे एरिया में वो पॉपुलेशन डिस्पर्स होता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक कम है गांव की। एक वो रीजन है। दूसरा रीजन है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो हम लोग मेंटेन करना चाहिए, शहर में उस चीज का पालन नहीं हो पाता है सही तरीके से। गांव में इंटरेक्शन भी कम है, कोई उस तरीके का कार्यालय नहीं है बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा कोई ऑफिस, ये दुकान का हब, मॉल, इस तरीके का जहाँ पे कि पब्लिक गैदरिंग हो और इन्फेक्शन बढ़े, तो इस तरीके का नहीं भी है। और दूसरा है कि मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है अच्छा। शहर के लोगों की अपेक्षा। ऐसा एकदम निश्चित रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ये रीजन भी हो सकता है कि गांव के लोगों की इम्यूनिटी बहुत, गांव में रह रहे हैं, खुले वातावरण में रह रहे हैं, कोई प्रदूषण का स्तर बहुत कम है, खाने पीने का उनका एक नेचुरल है, तो इन सब के कारण से उनका एक जो इम्यूनिटी है, वो प्रतिरोधक क्षमता है वायरस से लड़ने की, मुझे लगता है वो वहाँ पे कुछ ज्यादा है गांव के। जी। आरोही सर, जिस तरह से कोरोना काल ने हमें बहुत चीज पुरानी चीजों को जी पुरानी चीजों के साथ फिर से जोड़ दिया है, काढ़ा पीना, तुलसी, हल्दी, इन सब चीजों को, इन सब चीजों से मुझे जोड़ दिया है। तो क्या एलोपैथ के डॉक्टर होने के बाद भी आप इन सब चीजों में मान्यता रखते हैं? काढ़ा, हल्दी। आरोही सर, आवाज सुन हेलो पा रहे हैं? जी, जी। एक बार फिर से बताया जाए, पूछा जाए। पुरानी चीजों को, जैसे काढ़ा जी हम आ रही है पीते आवाज, थे, थोड़ी कट के बताया जाए, एक बार फिर से पूछा। मैं पूछ रहा था कि पुरानी चीजें जैसे काढ़ा, तुलसी, हल्दी, ये हमारे जीवन शैली में था। आज पुनः कोरोना आने के बाद ये हमारी जीवन शैली में फिर से समाहित हो गया है। एक्चुअली आप एलोपैथ के डॉक्टर हैं, क्या इन सब बातों में आपका विश्वास है कि काढ़ा, तुलसी, हल्दी ये सब भी सहायक है कोरोना संक्रमण से रोकने में? अब दरअसल ये तो पुरानी अपनी बहुत दिनों से ये प्रथा रही है, सदियों से, दशकों से, काफी सालों से, कि सर्दी खांसी होने पे काढ़ा पीना और हल्दी का इस्तेमाल करना, हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करना, और विच हैज गिवन फ्रूटफुल रिजल्ट्स आल्सो इन पास्ट। बट लेकिन यहाँ तक कोविड से रिलेटेड थी, डेफिनेटली तुलसी काढ़ा और हल्दी बेसिकली वो कोविड के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं, बट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा। मदद तो होता होगा। एज सच आज तक किसी ने इस चीज पे कोई स्टडी नहीं की है, बट मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से आपको कोई हानि पहुंचाएगा, कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो इससे नहीं होगा। आमतौर पर जब कोरोना संक्रमित हम होते हैं तो उस समय हमारे खान पान का क्या डाइट होना चाहिए? कैसे कैसे हम सुबह का नाश्ता लें, दिन का मील कैसा हो, रात का कैसा हो, इस तरह का कुछ चार्ट बना होगा? जो आजकल कोविड अस्पताल खुल रहे हैं नए, आज मुजफ्फरपुर में काम करना शुरू हो गया है, बताइए, हवाई अड्डे पर। सच आपको नॉर्मल, मैंने पहले भी कहा कि डाइट 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 में आपको नॉर्मल डाइट जो आप लेते हैं वो सब लें, बस इस चीज का ख्याल रखें कि फ्लूइड्स की मात्रा, तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ाएं, एवं प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए, जी। स्पेशली जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनके लिए। जी। आप लोगों ने बहुत अच्छा समय, बहुमूल्य चंदन समय कुछ इसमें ऐड करना बिहार चाहते हैं? स्वाभिमान बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज को दिया है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कहिए। जी, काढ़ा पे मैं बोलना चाहता हूँ, निश्चित रूप से वो मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो डे टू डे प्रैक्टिस में आ रहा है कि ज्यादा काढ़ा पीने से, मतलब कि गर्म काढ़ा और दिन में 3-4 बार काढ़ा पीने से कुछ अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि जीआई गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ लोगों को पेशाब से संबंधित दिक्कतें आ रही हैं। जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनका भी ऐसा मानना है कि ज्यादा काढ़ा पीने से इस तरीके का, इवन कुछ लोगों का ये एकदम से ये हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन कुछ लोग जॉन्डिस लेकर भी आ रहे हैं ज्यादा काढ़ा पीने से, कि लंबे टाइम से काढ़ा पी रहे थे, अभी आंख पीला हो गया है, फिर काढ़ा बंद किए हैं तो पहले से पेशाब का पीलापन और आंख का पीलापन कम हुआ है। वो खुद रिलेट करके बताते हैं, एक रीजन ये भी सकता है। लेकिन ये गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं काढ़ा पीने से, और
पेशाब की दिक्कतें कुछ लोगों को, खासकर जो 50 के ऊपर के लोग हैं उन लोगों को डिसूरिया मतलब पेशाब में दर्द, जलन और इस तरीके का दिक्कत आता है। तो वो निश्चित रूप से शरीर के लिए, इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है, लेकिन ओवर यूज हो रहा है अभी डर से, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज को। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि कोरोना निश्चित रूप से भागेगा, जाएगा, हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। ये नारा सफल हो। है आता उत्थान जीवन में, कुछ दिन रहता है वह क्रम में, फिर आती है पतन की बारी, बधी विधान में दुनिया सारी, बधी विधान में दुनिया सारी। तो निश्चित रूप से जिस कोरोना का उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा। जब आपके जैसे प्रख्यात डॉक्टर हमारे शहर में हैं तो हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से, बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से, और जितने लोग हमसे अभी जुड़े हैं उन सभी की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम।